पप्पू शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी को पप्पू कहने वालों को अपनी दलील के साथ जवाब दिया है। थरूर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव आया और उन्होंने लोगों के बीच अपनी सकारात्मक छाप छोड़ी है। ऐसे में उन्हें किस आधार पर पप्पू कहा जा सकता है? थरूर ने कहा कि यात्रा को 150 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। राहुल हर दिन लोगों से मिलते हैं। वो 10 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सभी मुद्दों पर गंभीरता से जवाब देते हैं। जो अब चल रहे हैं उसको कोई स्कूट एंड शूट पॉलिटिशियन नहीं माना जाएगा। जो हर आदमी से, हर औरत से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के चल रहा है, उसको अहंकारी नहीं कह सकेंगे, कि इनएक्सेसिबल नहीं कह सकेंगे। आप ही मुझे बोल दीजिए, आप किस बुनियाद से उनको एक पप्पू वगैरह की इस किस्म की बात कर सकेंगे? शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर राहुल गांधी को पप्पू कहकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। शशि थरूर से पहले पूर्व आरबीआई चीफ रघुराम राजन ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि राहुल गांधी किसी भी तरह से पप्पू नहीं है, वो एक स्मार्ट युवा और जिज्ञासु व्यक्ति हैं। उधर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल करार दिया है। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी में भारत का प्रधानमंत्री बनने का दमखम है और वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। संजय राउत के मुताबिक 2024 के आम चुनावों में राहुल गांधी सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। प्रश्न विचारला जम्मूत राहुल गांधी प्रधानमंत्री होऊ शकतात। मी म्हटलं लोकशाही आहे, लोकांनी ठरवलं तर कोणी पंतप्रधान होऊ शकतो। राहुल गांधीच कशाला? लोकांची इच्छा आहे, लोक ठरवते। शुक्रवार को जम्मू में संजय राउत राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक शंकराचार्य के बाद राहुल गांधी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की है। आज तक किसी ने यात्रा नहीं की है, सिर्फ शंकराचार्य जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे। ये दूसरा शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ रहा है मुल्क को जोड़ने के लिए। उधर जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच आज भी जारी रही। सुबह उनकी यात्रा कठुआ के हीरानगर से शुरू हुई, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि इस दौरान हीरानगर में भीड़ के बीच चल रहे राहुल गांधी के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। राहुल के चारों तरफ काफी संख्या में सुरक्षा बल के जवान दिखे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जम्मू पठानकोट राजमार्ग को सील कर दिया था। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 27 जनवरी को कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। 30th morning 10 o'clock our leader भारत जोड़ो यात्रा का लीडर राहुल गांधी will hoist the national flag in Jammu Kashmir PCC office। जिस समय राहुल श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे उसी समय देश भर में कांग्रेस के कार्यालयों में झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जम्मू में हुए 2 ब्लास्ट पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नरवाल में जहां पर धमाके हुए, कल वहीं से भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फिलहाल नहीं कह सकते हैं कि धमाके यात्रा को रोकने के लिए थे, लेकिन जयराम रमेश ने ब्लास्ट पर चिंता जरूर जाहिर की। कल उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली है, इसीलिए हमारे लिए भी ये चिंता की बात है। हम विश्वास रखते हैं कि प्रशासन यहाँ राज्य में और केंद्र में सुरक्षा के नज़रिए से जो कुछ कार्रवाई करनी है वो ज़रूर करेगी। राहुल जी के सुरक्षा के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कल 2 बम ब्लास्ट हुए, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया? हम नहीं कह सकते। ये खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ही बता पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से पहले कांग्रेस ने अपने नए अभियान हाथ से हाथ जोड़ो का लोगो जारी कर दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत राहुल गांधी का एक पत्र लोगों को सौंपा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की खामियां बताने वाली एक चार्जशीट भी बांटी जाएगी। चुनावी जीत के लिए विकास के दावे की कलई राज्य सरकारी की माली हालत जो है राज्य सरकारों की और खुलने लगी है, जहां पर विकास का पहिया कर्ज के दलदल में धंसता दिखा। मुफ्त वाली राजनीति के बाद कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में देने के बावजूद कई राज्य और कर्ज लेने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब देश में सबसे बड़ा कर्जदार है, जिसने जीडीपी का 53.3% तक कर्ज ले रखा है, जिसकी वजह से उसे कमाई का 21.3% हिस्सा ब्याज में चुकाना पड़ रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। कर्ज लेने में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जिसने जीडीपी का 39.8% कर्ज लिया हुआ है, जिसके एवज में उसे कमाई का 14.9% ब्याज के रूप में भुगतना पड़ता है। टॉप 3 कर्जदारों में तीसरे नंबर पर है बिहार, जिसने जीडीपी का 38.6% कर्ज ले रखा है और इसी वजह से उसे अपनी कमाई का 8.6% हिस्सा ब्याज के रूप में देना पड़ता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसने जीडीपी का 34.9% कर्ज लिया हुआ है, जिसे चुकाने के लिए यूपी को अपनी कमाई का 11.2% ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। कर्जदारों की लिस्ट में 5वें नंबर पर झारखंड है, जिसने जीडीपी का 33% कर्ज लिया हुआ है और इसे चुकाने के लिए उसे कमाई का 8.4% हिस्सा ब्याज के रूप में भरना पड़ता है। जम्मू के नरवाल इलाके में 20 मिनट में हुए 2 धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। शक जताया जा रहा है कि दोनों धमाकों में टाइमर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा एनआईए की टीम आज नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के टंकयार्ड में खड़ी उन गाड़ियों की जांच करने पहुंची जिनमें धमाके हुए थे। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठे किए। फॉरेंसिक के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वीडियोग्राफी भी हो रही है, फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम भी कर रही है। साथ ही आज सुबह सैन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो पूरी डिटेल में जो है वो जांच के लिए यहाँ स्पॉट पर भी गए थे और स्पॉट से उन्होंने पूरी डिटेलिंग जो है वो ली है। नरवाल में धमाके के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर से उन गाड़ियों को हटा दिया गया जिनमें ब्लास्ट हुए थे। इसके साथ ही धमाकों को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी एक्शन में नजर आए। इसी के तहत उन्होंने सुरक्षा को लेकर विशेष बैठक बुला ली। एलजी की बैठक में सुरक्षा बलों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल रहे। जी न्यूज की टीम आज उस जगह पर भी पहुंची जहां धमाके हुए थे। इस गाड़ी के परखच्चे तक उड़ा दिए गए और सामने जो स्कूटी है वो भी देख सकते हैं आप किस तरह से क्षतग्रस्त पूरा जो है आप देखें इसका बोनट निकल के बाहर सामने आ गया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद उन कारों को मौके से हटा दिया गया जिनमें धमाके हुए थे। अब ब्लास्ट स्पॉट से इसको लेके जाया जा रहा है, इसमें और जांच की जाएगी। शनिवार रात जम्मू के बजल्ता में भी एक ट्रक के यूरिया टैंक में ब्लास्ट हो गया था। तीनों धमाकों में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के एक दिन बाद टीएमसी के नेता के घर के पास देसी बम मिला है। ये बम दक्षिण 24 परगना जिले के भांगोड़ इलाके से बरामद हुआ है, जो कि एक सफेद रंग की बोरी में रखे हुए थे। जहां से बम मिला उसके पास ही टीएमसी नेता अरबुल इस्लाम का घर है। सूत्रों के मुताबिक बोरी में 14 देसी बम रखे हुए थे और साथ ही एक पिस्तौल भी थी। ये बोरी कहां से आई इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन अरबुल इस्लाम ने इसके पीछे इंडियन सेक्युलर फ्रंट की साजिश का आरोप लगाया है। शनिवार को कोलकाता में इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। हिंसा में पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ता घायल हुए थे। वहीं पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि शनिवार को हुई हिंसा में बम यहीं से तो नहीं आए थे।